हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट स्टडी। देखिए क्लास नंबर सेट नंबर 6 देखते हैं हम यहाँ पे। और हमने 5 सेट कर चुके हैं हम। और टारगेट हमारा रहेगा एसएससी जेई, डीआरडीओ, आईओसीएल जेई, एचपीसीएल, आरआरबी जेई। जितने भी पीएसयू एग्जामिनेशन है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी जो कि मैंने स्टार्ट कर रखी है। और मैं आपको बता दूँ, एक एक चीज़ मैं क्लियर करके आपको पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? इन ए लोकोमोटिव एंड मरीन बॉयलर द सेफ्टी वाल्व यूज द मैनली। सेफ्टी वाल्व मरीन बॉयलर में इस्तेमाल होने वाले सेफ्टी वाल्व मुख्य रूप से है लेवल ऑपरेटेड सेफ्टी वाल्व, हाई स्टीम लो वाटर सेफ्टी वाल्व, स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व और डेड वेट टाइप। तो जितने भी लोकोमोटिव बॉयलर और जिसमें मरीन बॉयलर में यूज होते हैं वो हमारे स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व होते हैं, स्प्रिंग लोडेड। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, बॉयलर माउंटिंग। बॉयलर माउंटिंग क्या होती है? बॉयलर माउंटिंग देखो हमारा एसेंशियल डिवाइसेस होती हैं। ठीक है। जो बॉयलर को सेफ रखती हैं। ठीक है। बॉयलर को क्या रखती हैं? सेफ रखती हैं। तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आती है हमारी सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व आता है, उसको वाटर लेवल इंडिकेटर आता है, प्रेशर गेज आते हैं, स्टीम स्टॉप वाल्व होता है, ब्लो ऑफ कॉक होता है। ठीक है। ये क्या करती है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। तो रिमूव ड्राई वाटर, डर्टी वाटर, सॉरी, गंदा पानी होता है या प्रिवेंट स्लज होता है, कीचड़ होता है, वो सब निकाल देता है ब्लो ऑफ कॉक। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी देखो मैन होल है। ठीक है। मड होल्स, स्लाइड होल्स भी है। यही है। ठीक है। इन्होंने दोबारा लिख रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और आगे देखते हैं। वाई आर द इम्पोर्टेंट? रिक्वायर फॉर सेफ्टी, हेल्प स्मूथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉयलर, enable control the supervision and reduce the risk and accidents। इसके लिए हम यूज़ करते हैं इसको। अब हम बॉयलर एक्सेसरीज की बात करेंगे। एक्सेसरीज जो होती हैं वो क्या करती हैं? ये बॉयलर की इफिशियंसी को बढ़ाती हैं। ये क्या करती हैं? बॉयलर की इफिशियंसी को बढ़ाती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बॉयलर की इफिशियंसी बढ़ाती है, इसमें क्या क्या आता है? इकोनोमाइजर आता है, एयर फिल्टर आता है, सुपर हीटर आता है। ठीक है। फीड पंप आता है। फीड पंप आ गया, इंजेक्टर हो गया, इकोनोमाइजर हो गया, एयर पीरियटर हो गया, स्टीम सेपरेटर हो गया, स्टीम को अलग अलग करता है। ठीक, स्टीम ट्रैप हो गया। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बॉयलर की इफिशियंसी को बढ़ाती है। ठीक है। बाकी इनकी डेफिनेशन है वो मैं आप पढ़ लेना जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा। बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ आती हैं फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर के कुछ एग्जांपल हैं, वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है? हॉट गैसेस फ्लो थ्रू द ट्यूब सराउंडिंग। हॉट गैसेस होती हैं वो ट्यूब के सराउंडिंग में जाती हैं। ठीक है। वाटर जनरेट स्टीम। ठीक है। टू वाटर जनरेट स्टीम। हॉट गैसेस फ्लो थ्रू फायर ट्यूब का मतलब हो गया हमारी फायर जो होगी वो ट्यूब के अंदर जाएगी। तो हॉट गैसेस होती हैं या फिर फायर होती है वो ट्यूब के अंदर जाती है और सराउंडिंग बाय वाटर, वाटर से हमारा सराउंडिंग होता है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? लोकोमोटिव बॉयलर आता है। ठीक है। वॉल्कॉन बॉयलर आता है, कोकरन बॉयलर आता है, कॉर्निस बॉयलर आता है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, सारे के सारे पूछे जाते हैं। ठीक है। और वेलकॉन बॉयलर आता है, यहाँ पे लंका सायर बॉयलर बॉयलर आता है, स्कॉच मैरिन बॉयलर आता है। ये सब फायर ट्यूब बॉयलर है। लंका शायर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। हमारे यहाँ पे एडवांटेज क्या होता है? इजी टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट, लो इसेंशियल कॉस्ट होती है इसकी। ठीक है। और डिसएडवांटेज में क्या होगा? यहाँ पे लो स्टीम प्रेशर होता है बस। ठीक है। लिमिटेड कैपेसिटी होती है इसलिए इसको कम यूज़ करते हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर ज़्यादा होता है। यहाँ पे वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है? ट्यूब, वाटर ट्यूब का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि वाटर ट्यूब में होंगी और फायर सराउंडिंग में होगी। ठीक है। जैसे एरो बॉयलर हो गया, उसके बाद बेंसन बॉयलर हो गया, उसके बाद लियो फिलर बॉयलर हो गया, लामोंट बॉयलर हो गया और स्टर्लिंग बॉयलर हो गया। स्टर्लिंग बॉयलर में बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं। ठीक है। मल्टीपल ट्यूब्स होती हैं। एडवांटेज क्या होगा? हाई स्टीम प्रेशर होता है इसके अंदर, लार्ज स्टीमिंग कैपेसिटी होती है, फास्टर स्टीम जनरेशन होता है, बहुत ज़्यादा स्टीम जनरेशन कर सकते हैं यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स डिजाइन होती है, एक्सपेंसिव होते हैं बहुत ज़्यादा और मोर स्पेस रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। बाकी ये काफ़ी यूज होते हैं और अच्छे भी होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फायर ट्यूब बॉयलर? तो फायर ट्यूब बॉयलर मैंने आपको बताया था कौन सा? लोकोमोटिव बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर में देखो क्या है हमारा? लोकोमोटिव बॉयलर, वेलकॉन बॉयलर, कोकरन बॉयलर, कॉर्निस बॉयलर। ठीक है। और वेलकॉन और लंकाशायर, स्कॉच मैरिन। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? लोकोमोटिव बॉयलर। ठीक है। लोकोमोटिव बॉयलर।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद देखिए द रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क्स ऑन, रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है वो किस पे वर्क करता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करेगा। अब यहाँ पे क्या है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, टू सिस्टम आर ईच थर्मल इक्विलिब्रियम, दो सिस्टम हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में ए और बी। ठीक है, ए और बी एक तरीके के इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम, और थर्ड सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में, दे आर द इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। और अगर ये दो सिस्टम ए और बी हमारे तीसरे सिस्टम से इक्विलिब्रियम में है, तो तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ये हमारी कंडीशन कहलाती है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। ये हमारे टेम्परेचर को डिफाइन करता है, किसको करता है, टेम्परेचर को। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, इसका जो वो है ना, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट यही है। बाकी आगे देखते हैं, थर्मामीटर इसके एग्जाम्पल हैं कुछ इस तरीके से थर्मल इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, एनर्जी को डिफाइन करता है, ये एनर्जी को डिफाइन करता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, बर्बाद किया जा सकता है इस तरीके से। कैन ओनली चेंज इन द फॉर्म, बस इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमारा क्यू, जैसे हमारा ये इंजन है, इंजन में क्यू क्या देते हैं, हीट देते हैं, ये क्या है हमारा, ये हीट है। और यहाँ पे हम वर्क डन लेते हैं, तो हमारा फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वर्क डन जो होगा वो क्यू इजकल टू डी यू प्लस डब्ल्यू होगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क वर्क आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी यहाँ पे वर्क करते हैं इस तरीके से, चेंज इन द फॉर्म ऑफ बिटवीन। चलिए समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। इसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे यहाँ पे होता है, वो हमारा क्या करता है, हीट को डिफाइन करता है, एंट्रोपी को। ठीक है, एंट्रोपी को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्यू हीट दे रहे हैं इसको, ठीक है, हॉट रिजर्वायर, और यहाँ पे हमारा Q1 माइनस Q2 हमें यहाँ पे इस तरीके से फाइंड मिल रहा है वर्क। तो यहाँ पे देखो, एक हीट इंजन जो 100% इफिशियंटली नहीं होते हैं, मैं आपको बता दूं, कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई इंजन है, ये हीट इंजन है, हीट इंजन, ठीक है, और इसमें हम क्यू दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो ये 100% वर्क नहीं देगा हमें। ठीक है, ये 100% हमें वर्क नहीं देगा। ये एक तरीके का स्टेटमेंट कहलाता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और यहाँ पे एक कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, वही ये कहलाता है कि हमें क्यू हीट जितनी दे रहे हो आप 100 किलो जूल, तो वो 100 किलो जूल हीट हमें नहीं मिलेगी, कुछ कमी मिलेगी, कुछ फ्रिक्शन हो जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, ए हीट पंप वर्किंग ऑन रिजर्व्ड कार्नोट साइकिल हैज सीओपी ऑफ 5 इफ वर्क रेफ्रिजरेटर टॉकिंग 1 किलोवाट ऑफ वर्क इनपुट द रेफ्रिजरेंट इफेक्ट विल बी। तो देखो, हमारी एक फॉर्मूला होता है सीओपी, हीट पंप इज इक्वल टू सीओपी रेफ्रिजरेटर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे देखो, जो सीओपी है हीट पंप की वो 5 है। ठीक है, सीओपी रेफ्रिजरेटर हमें यहाँ पे +1। ठीक है, यहाँ पे हम जब सीओपी रेफ्रिजरेटर निकालेंगे, ठीक है, तो सीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा, ठीक है, या डिजायर इफेक्ट होगा और वर्क इनपुट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सीओपी हमारी कितनी है, हमारी यहाँ पे सीओपी 4 है, और डिजायर इफेक्ट हमारे निकालना है, वर्क इनपुट हमारा 1 है, तो आर ई रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना निकलेगा, 4 ही तो निकलेगा, 4 किलोवाट। ठीक है, 1 किलोवाट दे रखा है वर्क इनपुट। ठीक है, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, 4। आगे देखते हैं, देखो क्या कह रहा है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और समझना। द फॉलोइंग डेटा रेफर्स टू द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन का डाटा है। एंथैल्पी एट कंप्रेशन इनलेट, इनलेट पे जो एंथैल्पी दे रखी है, ठीक है, H1 जो दे रखा है, वो दे रखा है 1200 किलोजूल पर किलोग्राम। ठीक है, एंथैल्पी एट कंप्रेशर H2 दे रखा है हमारा कितना, 1400 किलोजूल पर किलोग्राम। एंथैल्पी ऑफ कंडेंसर आउटलेट, तो यहाँ पे H3 और H4 बराबर होगा। ठीक है, ये आपने कंडीशन पढ़ी होगी, यहाँ पे होगा तुम्हारा 200 किलोजूल पर किलोग्राम। ठीक है, तो सीओपी यहाँ पे जो निकालते हैं हम, सीओपी निकालते हैं, वो कितनी कैसे निकलेगी, फॉर्मूला H1 माइनस H2 अपॉन क्या होता है, H2 माइनस
H1। यहाँ पे H1 - H4 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम निकालते हैं। तो H1 कितना है हमारा 1200, H4 कितना है 200, ठीक है, H2 हमारा कितना है 1400, और हमारा H1 कितना है 1200। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000, और 1400 में 1200 के तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे 200। 2 से काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा, और 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है इस केस में। चलिए आगे देखते हैं। एजोट्रॉप्स आर, एजियोट्रॉप्स होते क्या हैं? ये क्या होते हैं? मिक्सिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड लुब्रिकेंट ऑयल, मिक्सिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, मिक्सिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट विद द यूनिक बॉइलिंग पॉइंट, मिक्सिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट विद द ग्लिड इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये क्या है, मिक्सर ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड यूनिक बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। इसको हम समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एजियोट्रॉप्स जो होते हैं, एजियोट्रॉप्स ये होते क्या है? एजियोट्रॉप्स आर लिक्विड मिक्सचर, एक तरीके का मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर कंपोनेंट दैट बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल किया जाता है, और दो या दो से अधिक ज़्यादा इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, एंड हैव द सेम कंपोजिशन इन ए लिक्विड एंड वेपर फेज। ठीक है, एक तरीके का ये लिक्विड होता है, दो या दो से कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं इसमें। तो इसको क्या कंडीशन क्या होती है? इसको कभी अलग नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेट बाई सिंपल डेस्टिलेशन ड्यूरिंग बॉइलिंग, कंपोजिशन रिमेन्स कांस्टेंट ऑकर ड्यू टू डेविएशन फ्रॉम रूल्स लॉ। ठीक है, इसमें एजियोट्रॉप्स में तुम्हारा एथेनॉल और वाटर होता है जैसे, ठीक है, हाइड्रोलिक एसिड और वाटर होता है, इस तरीके से ये चीज़ होती है। तो एजियोट्रॉप्स का मतलब ये हो गया। ये क्वेश्चन आया था एक बार एग्जामिनेशन में, तो मैंने आपको करा रखा है। कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में क्या होगा भाई? अमोनिया इज इवापोरेटेड इन हाइड्रोजन, अमोनिया इवेपोरेटेड इन हाइड्रोजन। सी आंसर इसका हो जाएगा। बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मान के रखना। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर देख लेते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर इज एन एब्सॉर्प्शन बाय रेफ्रिजरेटर दैट प्रोड्यूस कूलिंग विदाउट ए कंप्रेसर, कूलिंग विदाउट ए कंप्रेसर यूज हीट एनर्जी, इट यूज हीट एनर्जी इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल वर्क टू प्रोड्यूसिंग कूलिंग। यहाँ पे क्या लगता है? NH3 लगता है हमारा अमोनिया, और यहाँ पे वाटर H2O होता है रेफ्रिजरेंट के केस में। ठीक है, एब्जॉर्बेंट के केस में क्या होगा? H2O। ठीक है, और हेल्प इवापोरेशन में क्या होगा? हाइड्रोजन इवापोरेट के लिए हेल्प में करके। यहाँ पे एडवांटेज होगा नो नॉइस, नॉइस होगी, लेस मेंटेनेंस होगा, कैन रन ऑन गैस इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको पढ़ना चाहिए अच्छे से। ए रेफ्रिजरेंट शुड हैव, एक रेफ्रिजरेंट में क्या होना चाहिए? लो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या होना चाहिए इसका? तो होना चाहिए हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, इसके कुछ कंडीशन है, मैं आपको बता दूं। प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई लेटेंट हीट होना चाहिए, लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, पॉजिटिव इवापोरेटर कंडेंसर प्रेशर हाई डेंसिटी होनी चाहिए, लो स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए, और यहाँ पे हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, लो विस्कोसिटी, और लो स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए। तो ये सारी कंडीशन एक अच्छे रेफ्रिजरेंट की कंडीशन दिखाती है। तो आपको ये कॉपी में लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, ये 2 बार लिख दिया है ये वाला, सेम टू सेम, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द रेफ्रिजरेंट यूज फॉर एब्सॉर्प्शन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। द रेफ्रिजरेंट यूज फॉर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर इज ए मिक्सिंग वाटर एंड, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे होगा लिथियम ब्रोमाइड, सी आंसर हो जाएगा लिथियम ब्रोमाइड। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जैसे NH3 और H2O की कंडीशन में आती है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। NH3 H2O में रेफ्रिजरेंट क्या होता है? जैसे NH3 होता है वो रेफ्रिजरेंट होता है, और H2O होता है वो एब्जॉर्बर होता है। बस ये याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपके एग्जाम में सीधी पूछ जाती है। ऐसे ही ऐसे ही यहाँ पे लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम में, रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ये कौन सा है? लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम है ये। ठीक है,
ये अमोनिया और ये वो वाला है, ये अमोनिया और वाटर वाला कंडीशन है, ये लिथियम ब्रोमाइड है। ठीक है, ये याद रखना, इसको लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम यहाँ कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा, चलो मैं लिख दे रहा हूँ। लिथियम ब्रोमाइड, ये लिथियम ब्रोमाइड में जो रेफ्रिजरेंट होता है वो H2O होता है और एब्जॉर्बर होता है वो लिथियम ब्रोमाइड होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये लिथियम ब्रोमाइड सेकंड कंडीशन है, NH3 अमोनिया वाली पहली कंडीशन है। तो अमोनिया में आ जाएगा ना, अमोनिया को सबसे पहले रेफ्रिजरेंट समझना, उसके बाद जो बचा हुआ है वो एब्जॉर्बर होगा। ऐसे लिथियम ब्रोमाइड में लिथियम ब्रोमाइड होगा वो एब्जॉर्बर होगा, उल्टा हो जाएगा एक तरीके का। ये चीज़ थोड़ी सी याद करने में कठिन हो सकती है, लेकिन कोई नहीं, एग्जामिनेशन में आता है, इसको याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट, किसकी यूनिट नहीं होती भाई इसमें से? स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती। स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन एल, तो कोई यूनिट ही नहीं होगी, कोई यूनिट नहीं होगी इसकी। ठीक है, जैसे सरफेस टेंशन होती है, लेंथ न्यूटन पर मीटर होता है, यहाँ पे काइनेटिक विस्कोसिटी होती है, मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, और बल्क मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर पास्कल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। और आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो ये क्वेश्चन जो है मैंने करा चुका हूँ आपको, ठीक है, अभी कराया था ना मैंने। देख क्या क्या है ये, एंथैल्पी ऑफ आफ्टर कंप्रेशन ये है, एंथैल्पी ऑफ थ्रॉटलिंग ये है, और एंथैल्पी ऑफ बिफोर कंप्रेशन ये है। द सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन बताना है आपको। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करा था अभी, देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसी टाइप का है, तो प्लीज़ इसका आंसर जरूर देना मुझे, सॉल्व करके देखे कौन बताता है इसका आंसर। ठीक है, बाकी मेरा जो भी है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको टेस्ट सीरीज PDF नोट्स और वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो, एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना जाते जाते। और बाकी कोई भी टॉपिक लगे आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा आपको क्लियर करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।